Okay, so we have 48 participants and एक्चुअली ये अध्याय हमने पिछली बार ख़त्म कर दिया था। फिर मुझे दो आई डोंट नो लड़कियों का या लड़कों का मैसेज आया कि बिकॉज हम लोग तो अपना अपना डीपी कुछ भी लगा लेते हैं ना, तो दे सेड कि सर इसमें और तो कुछ नहीं है ना जो एग्ज़ाम में आएगा। तो दिस इज़ व्हाट आई सी इज स्पून फीडिंग। मैंने जब ये स्लाइड बताया था तो इसके आगे मैंने बता दिया था कि यहाँ से आगे आपको एग्जाम में मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ दिस ईयर जस्ट लाइक लास्ट ईयर। मैंने जैसे लास्ट ईयर आपको पढ़ाया तो मैंने बहुत सारा श्लोक वाला पार्ट लिया। आई टॉट यू और आई वॉज ट्राइंग टू शो यू दैट हाउ टू डिराइव द मीनिंग फ्रॉम अ श्लोक, क्योंकि संहिता में एक्चुअली वही एक्सपेक्टेड है कि आपको श्लोक दिया जाता है और आपको उस श्लोक में से मीनिंग या उस श्लोक में से सिद्धांत या संस्कृत समझ के थोड़ा बहुत ग्रामर समझ के उसमें से मीनिंग निकालना होता है। तो दैट इज व्हाट आई वांट ट्राइंग टू शो यू इन द फर्स्ट ईयर। नाउ सेकंड ईयर के लिए व्हाट आई थॉट इज इट इज ऑलवेज बेटर टू फोकस मोर ऑन द नॉट बिकॉज ऑफ यू बट थर्ड ईयर का बैच का पेपर्स मैंने जब चेक किया तो मुझे ये समझ में आया कि मतलब you not exactly you, some people are there in your batch also, but most of the people in third year they beat around the bush। beat around the bush का क्या मतलब है कि जो टॉपिक या जो क्वेश्चन में पूछा गया है ना उस पे 2 लाइन लिख के 20 लाइन ऐसे लिखने हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, तो उनको वो 2 लाइन के ही मार्क मिलेंगे ना, भले वो 15 मार्क का क्वेश्चन हो या 10 मार्क का क्वेश्चन हो। 5 मार्क का हो तो एक ही मार्क मिलेगा, जबकि उन्होंने लिखा है 2-2 पेज। हाँ, तो लेकिन मार्क नहीं दे सकते ना, बिकॉज यू नॉट written up to the mark of the answer. You are writing something which is not required in the answer. So that is why what I am planning to do is I am planning to revisit the balance things in this अध्याय, ताकि जो दो लोगों ने मैसेज किया था उनका एक मन से निकल जाए कि हाउ दीज थिंग्स हैव टू बी हैंडल्ड। क्योंकि यहाँ से आगे जो भी आता है ना उसके 2-4-5 मार्क के मतलब उसका बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 2-4-5 मार्क के शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। जब अगर 5 मार्क तक का शॉर्ट नोट है तो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट एटलीस्ट 3/4 पेज टू 1 पेज, एटलीस्ट 3/4 पेज। एक पेज में अप्रॉक्सीमेटली 24 लाइन्स होते हैं, 24 से थोड़े ज़्यादा ही होते हैं, शायद 30 लाइन्स होते होंगे। तो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट अराउंड 20 to 22 लाइन्स फॉर अ 5 मार्क आंसर, बट पॉइंट्स मतलब वो 20-22 लाइन्स में जो भी लिखोगे दैट शुड बी पॉइंट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन। तो इस स्लाइड के बाद हम भागे थे लास्ट टाइम, तो लेट अस विजिट इस साइड के रस के बाद उन्होंने द्रव्य, इधर मैंने लिखा भी है कि चरक डिस्क्राइब्स द्रव्य एंड देयर प्रयोज्यांग। तो लेट अस सी द्रव्य क्या चरक डिस्क्राइब करता है। व्हाई आई हैव पुट अ श्लोक अगेन दिस टाइम, because this shlok is going to help you if you by heart this shlok. My shloks are written in 3 colors. The red shloks are the ones which you have to by heart. They will help you in exam not only this time, other फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा, आगे वाले इसमें भी काम आएगा। तो एक ही श्लोक आप घुमा घुमा के 2-3 साल लिख सकते हो। तो ये जो है किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रदूषणम स्वस्थ वृतौ मतम किंचित द्रव्यम त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। तो द्रव्य को उन्होंने मूलतः अपने कार्य के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किंचित दोष प्रशमन मतलब दोषों को प्रशमन या कम करने वाला, किंचित धातु प्रदूषण मतलब धातुओं को दूषित करने वाला, स्वस्थ वृत्तौ मतम किंचित, स्वस्थ वृत्त मतलब दोषों को शमन भी नहीं करता, धातुओं को प्रदूषण भी नहीं करता। फिर क्या करता है, स्वास्थ्य को बनाए रखता है, धातुओं को बनाए रखता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, ओज को बढ़ाता है, ताकत लाता है, वर्ण स्वर कांति को सी उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, स्वस्थ वृत्तौ मतम। मैंने इस स्वस्थ वृत्तौ मतम के कितने अर्थ और कितने कार्य निकाल लिए, तो दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। अगर 5 मार्क में आपको ये आया, वी आर नॉट डेविएटिंग। व्हाट इज स्वस्थ, स्वस्थ इज स्वस्थ की परिभाषा लिख सकते हो आप, स्वस्थ में क्या क्या अपेक्षित है, धातुओं का सारत्व लिख सकते हो, धातुओं का कर्म ठीक से होना लिख सकते हो, शरीर कांति ओज, ऑल दिस इज स्वस्थ। स्वस्थ सभी स्वस्थ है ना, स्वस्थ रहने के लक्षण है, तो वो लिख सकते हो आप। लेकिन आप और कुछ भी लिखे तो दैट बिकम्स आउट ऑफ द सिलेबस, राइट। तो स्वस्थ वृत्तौ मतम किंचित त्रिविधम
द्रव्य मुच्यते। ऐसे 3 प्रकार के द्रव्य हैं अपने कार्य के हिसाब से। ततः पुनस्त्रिविधम प्रोक्तम जंगम औद्भिद पार्थिवम। तो पिछली बार मैंने जंगम और औद्भिद 2 प्रकार तो बता दिए थे, एक पार्थिव में बताना भूल गया था, तो स्थावर बोल दिया था मैंने, लेकिन एक्चुअली उन्होंने औद मैंने बोला भी था कि शायद ये स्थावर वर्ड नहीं है, कुछ अलग वर्ड है, औद्भिद वर्ड है वो। तत् पुनः त्रिविधम प्रोक्तम जंगम औद्भिद पार्थिवम। तो जंगम, औद्भिद और पार्थिव, ऐसे 3 प्रकार के उनके योनि या उत्पत्ति स्थान, योनि या उत्पत्ति स्थान के हिसाब से फिर से उन्होंने 3 प्रकार किए हैं, एक जंगम, एक औद्भिद और एक पार्थिव। जंगम मतलब किंगडम एनिमेलिया, औद्भिद मतलब किंगडम प्लांटे, पार्थिव मतलब मिनरल एंड अदर एलिमेंट्स, एलिमेंटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अब चलते हैं जंगम में। हम यहाँ पर ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे पहले 2 लाइन में, क्योंकि पहले 2 लाइन हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम देख लिए थे। जंगम में 4 पार्ट, जरायुज, जरायुज से उत्पन्न होने वाले, अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले, स्वेदज, स्वेद से उत्पन्न होने वाले, और उद्भिज मतलब जमीन से उत्पन्न होने वाले। मैंने इनके ये बता दिए थे। अब जंगम द्रव्य की योनिया, योनिया मतलब जंगम द्रव्य जब हम चिकित्सा में यूज करते हैं तो कहाँ कहाँ का क्या क्या करते हैं, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मधुनी, गोरसा, पित्तम, वसा, मज्जा, सुर्प, इशम, विणमूत्र, चर्म रेतोस्थि, स्नायु श्रृंग, नखः, खुराः जंगमेभ्य प्रयुज्यन्ते, केशः, लोमानि, रोचना। ठीक है, जस्ट 1 मोमेंट ना, फुंडेंशी बोलणं झाले ते बघून सांगते। एक मिनिट झाले। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो जंगमेभ्यो प्रयुज्यन्ते केशा लोमाः निरोचना। अब इसमें जब आपको जंगम द्रव्य शॉर्ट नोट के लिए पूछा जाएगा तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू राइट व्हाट इज द जंगम द्रव्य, व्हाट इज द द्रव्य, व्हाट इज द जंगम द्रव्य। ठीक है, जंगम द्रव्यों के 4 योनि लिखेंगे आप, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद। ध्यान रखिए कभी भी ये योनियां जो हैं ये एक लाइन में नहीं लिखनी है, वन बिलो दी अदर लिखनी है। जरायुज डैश, जरायु से उत्पन्न होने वाले, अंडज डैश, अंडे से उत्पन्न होने वाले, स्वेदज डैश, स्वेद से उत्पन्न होने वाले, उद्भिज डैश, जमीन के भीतर से उत्पन्न होने वाले। इनके जंगम द्रव्यों की योनियां, मधु, मधु मतलब शहद, गोरस, गोरस मतलब गो से निकले हुए अलग अलग पदार्थ, जैसे दूध, जैसे घी, दही, तो ये लिख सकते हैं। पित्त, पित्त आप किसी का भी लिख सकते हो, मयूर पित्त का उल्लेख है, मछली के पित्त का उल्लेख है, तो ये पित्त, और उदाहरण के साथ लिखना है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो सिर्फ पित्त है। अगर आपको याद नहीं आया तो गाय का पित्त लिख सकते हैं, गाय का पित्त का भी उल्लेख है। देखो गाय का, भैंस का, बकरी का, भेड़ का, वसा, मज्जा, सब ये है। अश्रुगम रक्त, रक्त, अश्रुगम इशम मतलब रक्त, रक्त भी आप यूज कर। सशक रक्त का मतलब, सशक मतलब रैबिट, रैबिट के रक्त का भी उल्लेख है, पांडु में लेने को बोला है, बस्ती में डालने को बोला है। तो दीज आर ऑल द्रव्य विच आर यूज फॉर ट्रीटमेंट। तो इफ यू गिव अ पर्टिकुलर, इफ यू गिव अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, सेकेंड ईयर के बच्चे से चिकित्सा का एग्जाम्पल मिल रहा है और क्या चाहिए। ठीक है, विट, विट मतलब उसका जो स्टूल्स हैं वो, तो वो हम भले विट, वैसे कबूतर का विट हार्ट डिसीज में यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं है या अगर आपको नहीं लिखना है तो यू कैन इवन राइट कि गाय के या बकरी के या इसके जो विट हैं उसको हम क्या करते हैं, चिकित्सा बनाने के लिए यूज करते हैं, कंडे बनाते हैं हम उसके। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई योर लॉजिक। मूत्र, आप तो 8 प्रकार के मूत्र जो आपने पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, उन सबका गुण लिख सकते हो वहां पर। दैट इज नॉट आउट ऑफ द टॉपिक।
सी हमारा क्या हो जाता है, हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है कि अरे हम लिखें क्या, जबकि लिखने जैसा बहुत सारा चीज होता है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन करो। मूत्र बोल, तू बोल मूत्र पे क्या याद आता है, तू बोल मूत्र पे क्या याद आता है, तू बोल मूत्र पे क्या याद आता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ व्हेन यू इंटरेक्ट विद पीपल विद अ पर्टिकुलर श्लोक यू गेट टू नो। और मतलब लिंक्स लगते जाते हैं। चर्म, चर्म मतलब जो चमड़ी है। बस्ती, बस्ती किससे यूज होती है, बस्ती ब्लैडर से यूज होती है। दैट इज ऑल्सो चर्म, टाइप ऑफ चर्म। ठीक है, उसके बाद रेत, श्रेष्ठ, ये शुक्रवर्धक प्राणियों में क्या है, नक्र रेतस। नक्र रेतस मतलब नक्र मतलब क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का स्पर्म इज वन ऑफ द श्रेष्ठ शुक्र वृद्धिकर। अब ये मुझे पता नहीं कि वो लोग निकालने कैसे जाते थे, लेकिन वर्णन है कि क्रोकोडाइल का स्पर्म इज वन ऑफ द बेस्ट वृक्ष। अस्थि, अस्थि कैसे यूज होती है, अजास्थि भस्म। अजास्थि भस्म मतलब बकरी के हड्डियों का भस्म आज भी डाला जाता है अस्थि पोषक वटी वगैरह में। फिर श्रृंग, श्रृंग किस में यूज होता है, स्नायु। स्नायु किस में यूज होता है, वापस बस्ती में बांधने के लिए वगैरह। स्नायु खाने को भी बोला है, अगर आपको वृद्धि समाने ही सर्वेशम विपरीत विपर्या के सिद्धांत के हिसाब से स्नायु खाने को भी बोला है अगर मसल्स बढ़ाने हैं तो। ठीक है, श्रृंग, श्रृंग किस में यूज होता है, हमने पिछली बार देखा था रक्त मोक्षण विधि में श्रृंग यूज होता है। श्रृंग भस्म हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। श्रृंग भस्म जो है, जो पर्टिकुलर मृग श्रृंग, एक पर्टिकुलर सांबर सींग जिसको बोलते हैं, सांबर सींग का भस्म जो है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तो ये कब समझेगा आपको, ये आप जब बाकी आलतू फालतू के बुक्स पढ़ोगे जो आपको आलतू फालतू लगते हैं, लेकिन जो सर हाँ बोलो। सर सर आज वो आवाज आ रहा श्रृंग है। भस्म तो पार्श्व शूल में भी दे सकते हैं ना सर? शुरुंग भस्म पार्श्वशूल में भी दे सकते हैं। शुरुंग भस्म हार्ट डिसीज में भी बैक दे पेन। सकते हैं। शुरुंग भस्म आप एसिडिटी में भी दे सकते हैं। लेकिन शुरुंग भस्म के 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि मिलता नहीं है ओरिजिनल, क्योंकि एक बार जो भस्म आ गया आपको, एक स्टोरी बताता हूँ कि किसी ने किसी को बोला कि भाई तेरे को चमड़े का अगर डिसीज है तो तू ये मैं दवा जो दे रहा हूँ उसको शेर के मूत्र में पीस के लगाना। ठीक है, तो अब वो तो चला गया, अब वो जंगल में जाके शेर को थोड़ी ढूंढेगा। तो फिर किसी ने उसको बोला कि भाई तू एक काम कर, कोई जू में चले जाना, और जू में तो शेर होता ही है। तो वो जू का जो टाइगर का जो केयर टेकर होता है, उस केयर टेकर को बोल देना कि भाई मेरे को टाइगर का थोड़ा सा यूरिन चाहिए, उसको दे देना यार 5-50 रुपए। तो गया, तो केयर टेकर ने बोला सर दे तो दूंगा, लेकिन 5-50 रुपए में थोड़ी होगा, 500-1000 रुपए तो दो। तो इसने बोला चलो यार ये टाइगर का इतना निकाल के तो दे रहा है, तो 1000 रुपये दे दिए उसको। अब टाइगर को कभी खाना खिलाते हुए अगर जू कीपर, मतलब मैंने 1-2 बार ही देखा है, तो जू कीपर कैसे खाना खिलाता है अगर आपने देखा होगा, जू कीपर टाइगर के अंदर नहीं जाता। टाइगर के जो मेन पिंजरा है उसके पीछे और एक दीवार वाला पिंजरा होता है, उसमें पहले वो अंदर खोल के अपना टाइगर का खाना ये कर देता है, ढकेल देता है। और उसके बाद वो टाइगर को वो रूम में जाने वाला दरवाजा खोलता है, तो टाइगर अंदर जाके खाना खाता है। तो उसका और टाइगर का विशेष संबंध नहीं आता, मतलब ये ठीक है चलो कोई ऊंट है या हाथी है घोड़ा है तो उसके पास तो लोग जाते हैं, लेकिन टाइगर के पास कोई नहीं जाता। फिर भी इसको टाइगर वाले ने ला के मूत्र दे दिया, ये ले आया लगाने लगा। फिर किसी को, मेरे जैसा कोई दोस्त था, तो उसने बोला ये क्या है, बोले वो हाथ नहीं लगाना है, 1000 रुपए का है, वो टाइगर का मूत्र है। तूने लाया, और मैंने नहीं लाया, जू में गया था, वो जू कीपर ने दिया। वो बोला साले लेकिन तेरे को ये कहाँ से पता चला कि ये टाइगर का मूत्र है या टाइगर कीपर का मूत्र है, क्योंकि उसका कोई गारंटी थोड़ी है। तो ऐसे ही एक बार भस्म बना के हो गया, तो ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो वो भस्म बन जाने के बाद अगर कोई किसी ने मुझे दे दिया ये मृगशृंग भस्म है, तो मुझे तो भरोसा करना ही है, उसको पैसा देना ही है। तो दैट इज फर्स्ट। सेकेंड इज मृगशृंग इज अ प्रोहिबिटेड आइटम। अगर कोई आपको मृगशृंग बिल बना के दे तो ही खरीदना, नहीं तो अगर कोई आपको ओरिजिनल भी मृगशृंग दे, भले ओरिजिनल दे वो, लेकिन अगर आपको वो बिल नहीं दे और कल को आपके घर पे रेड हो जाए, तो आप फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंडर, अगर आप सलमान खान जैसे होंगे तो शायद नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी आप अंदर चले जाओगे। सेकेंड। थर्ड इज मृगशृंग भस्म को पीस के ये करना बहुत बहुत कड़क होता है वो, तो उस पर पुट वुट बहुत चढ़ाने पड़ते हैं तब उसका भस्म होता है। तो ये 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है।
लेकिन मृगशृंग भस्म पार्श्वशूल में देते हैं, और आज भी मृगशृंग भस्म, और मृगशृंग के लिए मृग को मारना नहीं पड़ता, ये सबसे मेन चीज है। मृगशृंग के लिए मृग को मारना नहीं पड़ता। मृग को एक पर्टिकुलर लेवल के बाद उसका सींग टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कभी सांबर सिंह को तो देखा होगा, आपके एरिया में बहुत है। तो उसका सींग टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, और फिर वो जिस झाड़ी में से भागता है उस झाड़ी में वो अटक के टूट जाते हैं, और जब टूट जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। तो तभी ये लोग उठा के लाते हैं, दैट इज ओरिजिनल मृगशृंग। तो मृगशृंग पार्श्वशूल में भी देते हैं, वेरी राइट शिवा। देखो मैं तो आजकल आवाज से भी पहचानने लगा हूं तुम लोगों को। नखा, नख, नख किस में यूज होते हैं? हमने शस्त्र और अनुशस्त्र पढ़ा था, तो उसमें अनुशस्त्र में नख था, तो नख यूज होते हैं। और खुर, खुर भी यूज होते हैं। खुर किस में यूज होते हैं मेरे को सच में याद नहीं है अभी, बट खुर भी यूज होते हैं। खुर मेरे ख्याल से, खुर का देखो पाया सूप तो हम बनाते हैं, वो खुर का सूप होता है। मतलब आप लोग नहीं पीते होंगे, लेकिन पाया सूप जो पीता है दैट इज खुर का सूप, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ मतलब खाना। तो जांग में भी प्रव्यंजनते केशो, केश, केश किसके ये करते हैं? जटामांसी के जो बाल आते हैं वो केश, सॉरी जटामांसी नहीं, ये इसके जो बाल आते हैं, केश किसके यूज करते हैं? पॉर्क्यूपाइन के बाल आते हैं, घोड़े के बाल यूज करते हैं, मयूर पिच्छा, मयूर के बाल, मयूर के लोम, मयूर पिच्छा मशीज मयूर के लोम है वो। और गोरोचन, गोरोचन मतलब बाइल स्टोन, गोरोचन मतलब बाइल स्टोन। तो बाइल स्टोन जो है वो गाय के पित्ताशय, गाय के गॉल ब्लैडर में निकला हुआ जो स्टोन है, वो स्टोन भी यूज होता है। तो अगर आपने इतने सारे उदाहरण दे दिए तो आपको लगता नहीं ये 5 मार्क के लिए भर जाएगा? आराम से भर जाएगा 5 मार्क के लिए। और ये एक एक वर्ड, दो दो वर्ड है एक लाइन पे लिख के, आप अपने टॉपिक से कहीं भी बाहर नहीं जाके आपने 5 मार्क लिख दिया, 101% आपको पूरे 5 के 5 मिलने हैं। 5 नहीं तो 4 तो मिलने ही है। जब भी कोई, देखो जब भी कोई 2 मार्क का क्वेश्चन होता है ना, जो टीचर 2 मार्क का क्वेश्चन चेक कर रहा है, तो ये मन में रख के चलता है कि इसको 2 में से 2 तो देने ही है। जब 5 मार्क का क्वेश्चन चेक करना चालू कर देता है तो ये सोच के चलता है कि इसको 5 में से 3 तो देने ही है। फिर अच्छा लिखा तो 4 5, बुरा लिखा तो 2 1। लेकिन अगर आपने ठीक ठाक भी लिखा है तो आप पास है, 3 मार्क मिल जाते हैं आपने, मोर देन 50%। सिमिलर इज द केस विथ 10 मार्क एंड 15 मार्क। 15 मार्क के क्वेश्चन में टीचर ये सोच के चलता है कि 8 मार्क तो देने ही है। अच्छा लिखा तो 9 10 11, बुरा लिखा तो 7 8 6, 7 6 5 ऐसे। तो हाउ गुड यू राइट द आंसर, कि एग्जामिनर को क्या चाहिए? एग्जामिनर को ये चाहिए कि भाई लिखा हुआ ठीक से हो, जो पढ़ने को आए, लिखा हुआ सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। अब किसी किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन मटेरियल अच्छा नहीं है, किसी किसी का मटेरियल अच्छा है लेकिन वो हैंडराइटिंग में से चुन चुन के लेना पड़ता है, जैसे चावल में से कंकड़ चुनते हैं वैसे। तो दोनों इज बैड। तो हैंडराइटिंग अच्छी कब आएगी? जब आप पेपर तो भरोगे लेकिन फास्ट नहीं लिखोगे। फास्ट कब नहीं लिखोगे? जब आप पॉइंट वाइज लिखोगे। तो ये ध्यान रखना। वैसे आपका बैच, अभी तक मैंने तीनों बैच के पेपर चेक किए हैं, आपका बैच सबसे अच्छा है, ठीक है, पेपर लिखने में। लेकिन जो भी आपके बैच में थोड़े बहुत पीछे हैं, तो जो थोड़े बहुत आगे हैं उनसे थोड़े बहुत जो पीछे हैं, इफ यू सी द रिजल्ट्स, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इज बेटर देन सेकेंड ईयर का, और सेकेंड ईयर का रिजल्ट इज बेटर देन थर्ड ईयर का। तो जो भी आप है, यू कैन इम्प्रूव, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम टू इम्प्रूव। चलो फर्स्ट ईयर हो गया, लेकिन सेकेंड ईयर में कर सकते हैं, थर्ड ईयर में कर सकते हैं, इम्प्रोवाइजेशन तो कभी भी कर सकते हैं। मैंने मेरा हैंडराइटिंग कभी सुधारा 12th स्टैंडर्ड में, तब तक मैं भी ऐसे ही मुर्गे के पाँव निकालता था। ठीक है, तो ये हो गया जांगम। जांगम के बाद आया औद्भिद। औद्भिद में हमने डिस्कस कर लिया था, वनस्पति तथा विरुद्ध वानस्पत्यो तथा औषधि। फलई वनस्पति, फलई वनस्पति मतलब जिसमें फल आता है वो वनस्पति। पुष्पै वानस्पत्य फलैरपि, वानस्पत्य मतलब जिसमें पुष्प भी आता है फल भी आता है वो वानस्पत्य। वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषधि। औषधि, औषध्य फल पाकांता, मतलब जो फल का पक होने पर नष्ट हो जाता है वो औषधि। और प्रतानई विरुद्धा स्मृता, जो प्रतान के जैसे है, प्रतान मतलब फैलने वाला, या प्रतान, एनाटॉमी में आपने प्रतान पढ़ा होगा। प्रतान मतलब जो एक जगह से चालू होता है और 10 जगह फैल जाता है, हाथ के जैसे, हाथ की उंगली को जैसे, चालू एक जगह से होती है लेकिन फैल सब जगह जाती है। तो वैसे ही प्रतान से फैलने वाले जो है वो विरुद्ध है। अब
इनका इनका आपने एक लाइन के नीचे एक लाइन लिख दिया। अब इनके क्या क्या यूज होते हैं देखो। मूल, किसका मूल यूज होता है? दशमूल, एरंड मूल, कुटज मूल, कितने सारे मूल हैं आप जो आप लिख सकते हैं। त्वक, अर्जुन त्वक, अर्जुन का त्वक यूज होता है। दालचीनी का त्वक यूज होता है। सार, सार मतलब क्या है? उसका काढ़ा बना के उसका नीचे वाला जो पार्ट है या उसको पानी में घोल के जो उसका सार निकल जाता है, जो पानी में डिजोल्व हो जाता है, वो निकाल के उसको डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब ये कर देते हैं, पानी उड़ा देते हैं, तो वो सार हो जाता है। तो अर्जुन सार यूज होता है। निर्यास, निर्यास मतलब निकलने वाला डिंक या निकलने वाला गम। तो निर्यास किस किस का यूज होता है? हिंगू है, गुग्गुल है, इनका निर्यास यूज होता है। झाड़ जैसे रबर होता है ना, झाड़ को ये मारते हैं फिर उसमें से ये आता है, एक पर्टिकुलर सिक्रीशन आता है, तो निर्यास इज दैट सिक्रीशन। Okay, so by this time 51, I am happy that people have increased, so that is why I am putting on the attendance link. जब तक मैं बड़बड़ करूं तब तक आप अटेंडेंस भी साथ ही साथ दे दो। अगर अटेंडेंस नहीं लगे और अगर कंफर्मेशन का पेज नहीं आए तो इसी चैट बॉक्स में आप आपका, मुझे व्हाट्सएप मत भेजना, इसी चैट बॉक्स में आपका डाल देना। नंबर डालना, सिर्फ नाम नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, नाम आ जाता है वैसे। तो मूल त्वक सार निर्यास। नाल, नाल मतलब पेडिसेल, पेडिसेल, पेडिसेल मतलब या तो फूल को जोड़ने वाला, सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं में पेडिसेल पढ़ा है यार बॉटनी में, तो फूल को जोड़ने वाला जो होता है दैट इज पेडिसेल। नाल किसका यूज होता है? कमल नाल, कमल का नाल यूज होता है। देखो कहाँ यूज होता है, वमन अध्याय में हमने पढ़ा था कि वमन नहीं आता है तो उंगली या कमल नाल से वमन निकालना। तो कमल, कमल नाल का क्षार भी बनता है, मृदु क्षार बनता है। जिनको ज्यादा तीक्ष्ण क्षार, जैसे पलाश क्षार ज्यादा तीक्ष्ण होता है, तो पलाश क्षार जिसको नहीं जमता तो उनके लिए मृदु क्षार बनाते हैं, तो कमलनाल का क्षार बनाते हैं। स्वरस, स्वरस तो मालूम है, तुलसी से लेकर अर्धरक तक सबका स्वरस बनाते हैं। पल्लव, पल्लव मतलब पत्ते, किसके किसके? अडुलसा के पत्ते यूज करते हैं, कुटज के पत्ते यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पत्ते आप लिख सकते हो वहां पर। ठीक है, क्षार, जैसे पलाक्ष क्षार है, पलाक्ष क्षार लिख सकते हो। क्षीर, क्षीर मतलब दूध, किसका? स्वर्ण क्षीर का दूध आता है। अर्क, अर्क मतलब जो हनुमान को पत्ते चढ़ाते हैं वो अर्क का क्षीर आता है। फल, फल तो सब लिख सकते हो, आम से लेके सीताफल तक। पुष्प, पुष्प मतलब फूल, फूल किसके? जपा कुसुम, बाल के लिए अच्छा होता है। ठीक है, जासवंद का फूल, मोगरे का फूल स्मेल के लिए अच्छा होता है। उसके बाद दन इसका वो कौन सा है, मेसवाक, मेसवाक का फूल दांत के लिए अच्छा होता है। भस्म, किसी चीज को जला के उसका भस्म करते हैं, तो ये जो भस्म है ये पंचवल्कल भस्म है, पंचवल्कल चूर्ण, पंचवल्कल भस्म, इसके लिए अच्छा होता है, जख्मों के लिए। तेल बनाते हैं, तेल तो तिल तेल आप लिख ही सकते हो। कंटक, कंटक मतलब कांटे, शालमली कंटक, शालमली मतलब जो बूढ़ी के बाल उड़ते हैं ना, वो कॉटन होता है एक टाइप का बूढ़ी के बाल के जैसा, वो उड़ता है, शालमली बोलते हैं उसको। तो शालमली कंटक, शालमली के कांटे पिंपल्स के लिए बहुत अच्छे यूज होते हैं, या फिर किसी व्रण को भेदन करने के लिए कंटक यूज करने को बोला है। पत्राणी, पत्राणी मतलब बहुत सारे लंबे पत्ते हैं, तो वो लिख सकते हो आप। उसके बाद एक मिनट, ये किसी का वापस मैसेज आया है। श्रृंगा, अब यहाँ श्रृंग का मतलब सींग नहीं है, यहाँ श्रृंग का मतलब है कि सींग के जैसे दिखने वाले कांटे, जो दो कांटे, जैसे वी, जैसे हम बोलते हैं ना विक्ट्री, वी वाला उंगली से वी बोलते हैं, तो वैसे दो कांटे जो निकलते हैं वो सींग के जैसे दिखते हैं, तो वो श्रृंग है। श्रृंग किसको बोल सकते हैं आप? श्रृंग बोल सकते हैं गोक्षूर, गोक्षूर में देखो दो दो कांटे रहते हैं ऐसे, तो वो गोक्षूर आप लिख सकते हैं। कंद, कंद मतलब जमीन के नीचे रहने वाले, तो कितना लिख सकते हैं आप? राम कंद, कमल कंद, ये कंद, वो कंद, आलू का कंद, जितना कंद चाहिए आप लिख लो। ठीक है, प्ररोह, प्ररोहश्च उद्भिदो गणः, प्ररोह, प्ररोह का क्या मतलब? प्ररोह का मतलब है टेंड्रिल, टेंड्रिल। वापस 8th स्टैंडर्ड बॉटनी, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में बॉटनी में पढ़ा था हमने, बॉटनी मतलब साइंस में। तो टेंड्रिल, टेंड्रिल इज समथिंग विच कैन ऑल्सो बी यूज। गुडुचि पूरा प्लांट यूज होता है जिसमें टेंड्रिल भी यूज होते हैं। ये औद्भिद गण है, औद्भिद गण मतलब किंगडम प्लांट। फिर आता है पार्थिव, पार्थिव गण मतलब भौम, पार्थिव को भौम, इसमें आप पार्थिव लिखना, फिर नीचे
पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले पार्थिव द्रव्य जो चिकित्सा में उपयुक्त होते हैं उन्हें पार्थिव द्रव्य कहते हैं। एक बड़ा लाइन लिख दिया, उसके नीचे इनके प्रकार हैं स्वर्ण, समल। स्वर्ण मतलब सोना, सोना और सोने के जैसे जो मेटल्स हैं, जो प्रेशियस मेटल्स हैं। अब तब प्लैटिनम नहीं हुआ करता था क्योंकि प्लैटिनम तब डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन सोना चांदी ये सब स्वर्ण में आते हैं। समला, समला मतलब उनसे उनके निकलने वाले मल, जैसे शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत, रजत शिलाजीत, ताम्र शिलाजीत, ये सब मल हैं उसके, तो शिलाजीत। पंचलोहा, अब लोहा जो होता था ना, ये यहाँ पर जितने भी हार्ड मेटल्स होते थे उन सबको उन्होंने लोहा पकड़ा है। उनको फेरम या फेरस, इस चीज को लोहा नहीं पकड़ा है उन्होंने। उन्होंने लोह को, जो हार्ड मेटल्स हैं उन सबको उन्होंने लोहा पकड़ लिया। पंचलोह कौन से हैं? लेड है, उसके बाद तांबा है, पीतल है, उसके बाद आपका आयरन है, स्टेनलेस स्टील नहीं था तभी, तो ये सबको उन्होंने लोह मान लिया। ठीक है, तो पंचलोह। सिकता, सुधा, ससिकता। सिकता मतलब जो जमीन से नीचे निकलने वाले जो कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं, कैल्शियम मृदु नॉन मेटल्स, उनको सिकता माना है उन्होंने। सुधा इज अगेन कैल्शियम डिपॉजिट जो चमकते नहीं है। सिकता मतलब चमकने वाले, जैसे माइका, माइका इज अ सिकता। सुधा इज कैल्शियम डिपॉजिट। मनशील, मनशील इज ऑल्सो अ कंपाउंड बिलो द अर्थ। आले मतलब हरताल, हरताल इज ऑल्सो अ कंपाउंड विच कंटेन्स मर्क्यूरी। मणयो, मणयो मतलब मणि, अलग अलग प्रकार के, पन्ना, हीरा, मोती, ये वो, तो मणि, मणयो। लवणम, सब प्रकार के लवण पार्थिव हैं, जमीन से निकलते हैं। गैरिक, गेरू, जो आप रंगोली के नीचे गेरू लगाते हैं ना, लाल कलर का पत्थर का चूर्ण लगाते हैं फिर उसमें रंगोली निकालते हैं, तो वो गैरिक। अंजन, अंजन इज ऑल्सो अ ब्लैक सब्सटेंस विच काले कलर के पत्थर से बनता है, जो अंजन जिसको कहा जाता है। भौमम, औषधम, उद्दिष्टम, ये सब पार्थिव द्रव्य हैं, औषध के रूप में उत्पन्न होने वाले। तो कोई भी टॉपिक में आप अगर उसका बेसिक समझ लो ना, तो 5 मार्क के, 2 मार्क के लिए लिखना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप आंख बंद करके लिख सकते हो। 2 मार्क में अगर जिसको 2 मार्क नहीं मिलेंगे ना, उसके ऊपर मुझे दया आती है, लेकिन 5 मार्क के लिए भी आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो अगर आप उस टॉपिक को आपने अच्छी तरह पढ़ के समझा है। और हर टॉपिक इतना, मतलब हमको एक, अभी ये मैंने 4th लेक्चर लिया है, लेकिन आइडियली एक चैप्टर के लिए हमको सिलेबस में 3 ही लेक्चर हैं, और कुछ चैप्टर के लिए ज़्यादा है, जैसे वात रोग वगैरह हैं तो ज़्यादा लेक्चर है। जो बड़ा चैप्टर है उनमें ज़्यादा लेक्चर है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू, क्योंकि इसके आगे वाला चैप्टर में 3 लेक्चर है लेकिन बताने जैसा कुछ नहीं है, तो मैंने सोचा कि यही चैप्टर को थोड़ा डिटेल करें। ओके, तो इसके बाद आता है ग्रुप ऑफ ड्रग्स। ये हमने डिस्कस कर लिया था। 16 मूलिनी, 19 फलिनी, 4 महास्नेह, 5 लवण, 8 मूत्रज, 8 दुग्ध, 3 शोधन वृक्ष। नेम अलॉन्ग विद देयर गुणाज आर डिस्क्राइब। ये स्लाइड हमने डिस्कस कर ली थी। अब इसको लिखना कैसे है? 5 मार्क के लिए मूलिनी या फलिनी द्रव्य आ गया, या दोनों आ गया। पहला पॉइंट आपका आएगा, व्हाट इज मूलिनी, व्हाट इज फलिनी। मूलिनी क्या है, फलिनी क्या है? तो मूलिनी द्रव्य जो है जिनके मूल यूज होते हैं, फलिनी द्रव्य जो है उनके फल यूज होते हैं। एक लाइन में मूलिनी द्रव्य लिखना है, उसके नीचे वाली लाइन में फलिनी द्रव्य लिखना है। फिर लिखना है 16 प्रकार के मूलिनी द्रव्य होते हैं, उसके नीचे लिखना है 19 प्रकार के फलिनी द्रव्य होते हैं। ठीक है, अगर दोनों साथ में आए तो, अगर साथ में नहीं आए तो मूलिनी हटा देना है, सिर्फ फलिनी फलिनी लिखना है। फिर 16 और 19 में से जितने लोग, जितने आते हैं उनके नाम लिखना है। पूरे 16 होने चाहिए ऐसा नहीं है, आपने 16 में से 8, 9, 10 भी लिख दिए तो भी बहुत है, 19 में से भी 8, 9, 10 लिख दिया बहुत है, और नीचे फिर इत्यादि लिखने को मत भूलना। मतलब और भी है लेकिन मैं लिख नहीं पाया। ठीक है, तो इत्यादि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और उसको नीचे लिखना है, उसके आजू बाजू नहीं लिखना है, ताकि अगर वो जल्दी जल्दी में पढ़ा जाए तो वो भी एक नाम दिखे। नाम लिख दिया। फिर उसका उपयोग, मूलिनी और फलिनी द्रव्यों का उपयोग यह है कि उनकी उपयोगिता चिकित्सा में है, विशेषतः शोधन चिकित्सा में, विशेषतः शोधन चिकित्सा में। तो शोधन किस किस में है? तो इनकी चिकित्सा विशेषतः शोधन चिकित्सा में है। शोधन चिकित्सा में भी इनको 1 नंबर वमन में, 2 नंबर विरेचन में, 3 नंबर शिरोविरेचन में, 4 नंबर बस्ती में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर बस्ती में अपेक्षित क्या है? ये शोधन है, तो ये बस्ती जो है ये आस्थापन बस्ती है, अनुवासन बस्ती नहीं है।
ठीक है, तो आस्थापन बस्ती लिख सकते हैं। फिर आप नीचे क्या लिखे, वमन में उपयुक्त होने वाले कुछ द्रव्य ये हैं, कुछ मूलिनी द्रव्य ये हैं। तो मूलिनी द्रव्य, ये मूलिनी द्रव्य आपको कल्पस्थान में आएंगे। अगर आपको ये मूलिनी फलिनी का कंसेप्ट पढ़ना है तो एक बार कल्पस्थान का इंडेक्स पढ़ लीजिए। तो उसमें कल्पस्थान के इंडेक्स में, या कल्पस्थान एक बार छोटा सा स्थान है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो सिर्फ एक बार रिवाइज कर लीजिए और उससे नोट्स निकाल लीजिए कि भाई मदन फल, ये फल है तो फलिनी द्रव्य है। फिर दंती मूल, मूल है तो मूलिनी द्रव्य है। दंती मूल किस लिए यूज होता है, विरेचन के लिए, तो विरेचन के सामने दंती मूल आ गया। ठीक है, शिरो विरेचन में क्या यूज होता है, अपामार्ग, अपामार्ग अगले चैप्टर में आ जाएगा। अपामार्ग बीज मतलब फल, तो फलिनी द्रव्य शिरो विरेचन के लिए। तो अब दो 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 दो, दो लिख दिया आराम से, 5 लाइन हो, 5 पेज का आंसर, 5 मार्क का आंसर हो गया। ठीक है, महास्नेह। अब यहाँ से थोड़ा सा फास्ट जाएंगे क्योंकि 3 ही स्लाइड बचे हैं और 10 मिनट बचे हैं। ठीक है, नहीं 2 ही स्लाइड बचे हैं, तो 3 मिनट ही बचे हैं। तो महास्नेह सेम जैसे मूलिनी फलिनी करना है, वैसे पहले महास्नेह क्या है वो लिखना है। कि आयुर्वेद में स्नेह तो बहुत सारे प्रकार के बताए हैं, लेकिन स्नेह जो है वो बेसिक जिन 3-4 चीजों से, 4 चीजों से उत्पन्न होते हैं उनको महास्नेह बताया है। नीचे वाली लाइन में महास्नेह चार चार होते हैं, उसके नीचे लाइन में महास्नेह निम्न प्रकार के हैं। 1 घृत, 2 नंबर तेल, 3 नंबर वसा, 4 नंबर मज्जा। श्रेष्ठ कौन सा है, उसमें श्रेष्ठ जो है ये घृत माना गया है। क्यों, क्योंकि वसा और मज्जा निकालने में कठिन है और घृत निकालने में इजी है। घृत, घृत जो है वो संस्कारवाही है। संस्कारवाही मतलब घृत पित्त त्रिदोष नाशक नहीं है, घृत कफ को बढ़ाता है। लेकिन अगर कफग्न द्रव्यों से घृत को सिद्ध किया जाए तो घृत कफग्न भी हो जाता है। तो इसीलिए घृत संस्कारवाही है, इसीलिए घृत श्रेष्ठ है, बनने में इजी है, मिलने में इजी है। और घृत बाहर से भी लगा सकते हैं और अंदर से भी ले सकते हैं, बाकी चीजें अंदर से लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए श्रेष्ठ घृत है। उपयोग, अब महास्नेह है तो विशेष चिकित्सा क्या है, स्नेहन चिकित्सा के लिए यूज होगा, दूसरा कोई चिकित्सा के लिए यूज ही नहीं होगा। तो अब स्नेहन चिकित्सा वापस फर्स्ट ईयर में जाना है। स्नेहन कहाँ कहाँ है, स्नेहन नस्य है, स्नेहपान है, स्नेहन अभ्यंग है, स्नेहनंजन है, स्नेहन स्थानिक स्नेहन है, और स्नेहन अनुवासन बस्ती है। तो इसमें आ गया। और हर एक चीज में कहाँ कहाँ कौन कौन सा स्नेह आप यूज कर सकते हो, नहीं तो कोई भी घृत का नाम लिख देना सब जगह पर, सब जगह घृत चलता है। ठीक है, उसके बाद महास्नेहों के गुण, जनरलाइज गुण, स्नेहना जीवनावण्या बल उपचय वर्धना, स्नेह ही एते च विहिता वात पित्त कफावः। मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, जीवन देता है, वन्य देता है, बल देता है, शरीर को उपचित करवाता है, शरीर को वर्धित करवाता है। स्नेह चाहिए विहिता, और क्या क्या करता है, वात पित्त और कफ को कम कर देता है। हो गया 5 मार्क का आंसर। कहाँ हम टॉपिक से हटे हैं, हम टॉपिक से हटे ही नहीं है, और फिर भी हमको 4 मार्क तो मिलने ही है इसमें। ठीक है, जैसे ही लवण, 1-1.5 मिनट रह गया है, फास्ट चलते हैं। 5 लवण, लवण क्या है, लवण रस युक्त जमीन से मिलने वाले द्रव्यों को लवण करके कहा गया है। लवण 5 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित है। सेंधव, उद्भिद, सोवरचल, बीड लवण, समुद्र लवण। ठीक है, इसमें से श्रेष्ठ लवण कौन सा है, सेंधव लवण सबसे श्रेष्ठ है। क्यों, क्योंकि वो त्रिदोष शामक है और वो बाकी कोई दोषों का प्रकोप नहीं करता। उपयोग चिकित्सा में है, विशेषता शमन और शोधन चिकित्सा। शमन और शोधन छोड़ के क्या चिकित्सा बच गई फिर, कुछ नहीं। तो लवण दोनों में यूज होता है। किस किस में यूज होता है, देखो, नस्य, अभ्यंग, अंजन, स्थानिक बस्ती, जिसमें स्नेह यूज होता है उस सब में लवण यूज होता है। और अन्य चिकित्सा योग, फिर लवण के गुण बता दिए, स्निग्धानि उष्णानि तीक्ष्णानि दीपनीयानि एतानि च आलेपनार्थे, आलेपन करने के लिए, युंजते, स्नेह स्वेद विदो, तथा स्नेह स्वेद विधि के साथ साथ अधोभाग ऊर्ध्वभागेषु निरूहेषु अनुवाचने, निरूह और अनुवासन में भी अधोभाग और ऊर्ध्वभाग से दोषों को निकालने के लिए यूज होता है। अभ्यंजने, अभ्यंग करने के लिए, भोजनार्थे, खाने में रुचि लाने के लिए, शिरश्च विरेचने, शस्त्र कर्माणी वगैरह वगैरह, ये आप पढ़ लो। और चिकित्सा योग लिख देने का, जैसे भास्कर लवण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, ये सब लवण कल्प है। तो ये लिख दिए तो आपका लवण 5 मार्क का हो गया। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। मूत्र और दुग्ध भी आप सेम कंडीशन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।